आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बन सकता है, लेकिन कैसे? चलिए क्लैरिसा से जानते हैं, जिसने 1 महीने की प्रैक्टिस सिर्फ 6 मिनट में कर ली। क्लैरिसा एक उभरती हुई म्यूजिशियन है, बावजूद इसके कि ना तो उसे रिदम का कोई सेंस है और ना ही म्यूजिक की समझ। उसके टीचर, पेरेंट्स और म्यूजिक साइकोलॉजिस्ट ये कंफर्म कर चुके थे कि उसके अंदर कोई म्यूजिकल गिफ्ट नहीं है, लेकिन उसके प्रैक्टिस सेशन म्यूजिक साइंस सर्कल में फेमस हो गए थे। म्यूजिक साइकोलॉजिस्ट मैकफर्सन ने जब क्लैरिसा की प्रैक्टिस को अपने क्लैरिनेट यानी एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ रिकॉर्ड किया, तो उन्होंने कुछ अनोखी चीज नोटिस की। मैकफर्सन ने क्लैरिसा को गोल्डन वेडिंग गाने की प्रैक्टिस करते सुना और देखा कि वो हर म्यूजिक नोट को 6 मिनट तक बजाने पर फोकस कर रही थी। जब क्लैरिसा गाना बजाना पूरा कर चुकी होती, तो उसके बाद वो म्यूजिक शीट पर दोबारा लौटती और ये देखती कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। मैकफर्सन ने उसकी प्रैक्टिस को गौर से नोटिस किया, तो उन्हें पता चला कि क्लैरिसा उसे एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बजाने की कोशिश नहीं करती थी, बल्कि वो नोट बजाती, फिर म्यूजिक शीट को पढ़ती, अपने हाथों को देखती, मेलोडी यानी धुन को गुनगुनाती और यही साइकिल तब तक रिपीट करती जब तक कि वो उसे बिल्कुल सही तरीके से ना बजा ले। एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के अनुसार क्लैरिसा का टैलेंट कोड एक न्यूरल इंसुलेटर माइलिन के कारण होता था। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे सारी स्किल्स सिग्नल भेजने वाले नर्व फाइबर्स की चेन द्वारा क्रिएट होती है। माइलिन उन सबको एक साथ बांधता है, जिसकी वजह से सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग और फास्ट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लंबे टाइम तक अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी की जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। अगर कोई ऐसा स्किल है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। आप इसमें ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो आपको स्किल्स हासिल करने में हेल्प करेगी और आपकी पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा देगी। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने हर प्रैक्टिस में जो सीखा है, उसे आपका नर्वस सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है। टैलेंट कोड के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं: डीप प्रैक्टिस, इग्निशन और मास्टर कोचिंग। बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करने होंगे। आप अपनी पसंद की किसी भी स्किल के मास्टर बन सकते हो, और ये कैसे करना है, ये समरी आपको बताएगी। द स्वीट स्पॉट। टैलेंट का मतलब है अपने अंदर एक ऐसी स्किल का होना जिसे आपने बार बार कई बार प्रैक्टिस किया हो। इसका मतलब किसी प्रोडिजी या किसी चीज में पैदाइशी टैलेंट के होने से नहीं है। एक जर्मन कहावत के मुताबिक, जब आप गलतियां करते हैं तभी आप किसी चीज में बेहतर हो पाते हैं। इसका मतलब है कि फेलियर आपको एक लेसन सिखाती है, जिसे आप अगली बार अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। फेलियर आपको मौका देती है उन एरियाज में इम्प्रूव करने का जहां आप कमजोर हैं। इसके लिए आपको डीप प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। डीप प्रैक्टिस में लर्निंग यानी सीखने का एक्टिव तरीका शामिल है। इसका मतलब है कि आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जिसमें बेशुमार गलतियां करना भी शामिल है। लर्निंग का पैसिव तरीका ठीक नहीं है, जहां आपको सिर्फ देखकर और सुनकर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसे में इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आप बाद में वो इन्फॉर्मेशन भूल जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप प्लेन में हैं और केबिन क्रू का एक मेंबर आपको दिखा रहा है कि लाइफ जैकेट कैसे पहनना है। वो कहता है जैकेट को अपने सिर के ऊपर से पहनो, सामने वाली पट्टियां बांधो और टैब्स को नीचे खींचकर जैकेट को फुलाओ। आप ये इन्फॉर्मेशन सुनते हो और स्टीवर्ड को ऐसा करते हुए देखते हो। ये लर्निंग का पैसिव तरीका है। फिर 1 घंटे बाद प्लेन का बैलेंस बिगड़ता है और कैप्टन इंटरकॉम से अनाउंस करके सबको अपनी लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहता है। चांसेस हैं कि आपको जो स्टीवर्ड ने पहले सिखाया था, कुछ भी याद ना होगा। आपको ये पता नहीं होगा कि रेड टैब्स और ब्लैक स्ट्रैप्स का क्या काम है, इसलिए इमरजेंसी के वक्त आप अपनी लाइफ जैकेट यूज नहीं कर पाओगे। अब आप क्या करोगे? डीप प्रैक्टिस कहती है कि आपको एक्टिव होकर सीखना चाहिए। जब केबिन स्टीवर्ड लाइफ जैकेट पहनना सिखा रहा था, तब आपको भी उस वक्त खुद उसे पहनने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद वो स्टेप्स फॉलो करते और खुद प्रैक्टिस करने का स्ट्रगल फेस करते। इस तरह आपका ब्रेन शब्दों से ज्यादा एक्शन को पहचान और समझ पाता। एक और एग्जाम्पल है, जब किसी पार्टी में कोई आपको अपना नाम बताता है। आप नाम सुनते हो, लेकिन बाद में आपको वो याद नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ उसे सुनते हो और बिना कुछ किए इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हो।
आपको वो नाम तब याद रहेगा जब आप खुद किसी से उनका नाम पूछेंगे। ऐसा करने से आप एक्शन लेते हैं और आपको वो याद हो जाता है, उसके पीछे का कारण भी याद रहता है और ये भी याद रहता है कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। यानी कुल मिलाकर डीप प्रैक्टिस का सिंपल मीनिंग हुआ कुछ ऐसा करना जिसमें आपको स्ट्रगल करना पड़े। आप जितनी बार कोशिश करते हैं उतनी बार गलतियां करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप इससे सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं क्योंकि आपके एक्सपीरियंस आपको अपनी स्पीड धीरे करने, गलतियां करने, उन्हें समझने और करेक्ट करने को मजबूर करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बिना एफर्ट का परफॉर्मेंस आपको सीखने का मौका नहीं देता है, ये बस टाइम वेस्ट करना होगा। रॉबर्ट जॉर्क एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेमोरी और लर्निंग पर फोकस करते हैं। उनका कहना है कि किसी चीज़ को 1000 बार ऑब्जर्व करने से बेहतर है उस चीज़ में एक बार में पूरी तरह से शामिल हो जाना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको इसे एक्टिव लर्निंग के जरिए करना होगा। छोटे छोटे एफर्ट्स जो लंबे टाइम तक टिकने वाले रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें के लिए अपने टाइम को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज़ करो। कुछ करो, चाहे वो आपके लिए कोई नया स्किल ही क्यों ना हो। खुद को ऐसी सिचुएशन में रखो जहां आप फेलियर के दौरान स्ट्रगल करने को मजबूर हो जाएं, क्योंकि सीखने का यही बेस्ट तरीका है। जहां तक कोई स्किल सीखने का सवाल है तो ऐसी एक्टिविटी चूज करो जो आपकी करंट एबिलिटी से हटकर हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और गलतियां करके सीखो। डीप प्रैक्टिस का मतलब है एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करना। इसमें आप कुछ करने की कोशिश करते हो, उसमें फेल हो जाते हो, अपनी गलती को एनालाइज करते हो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो और फिर दोबारा ट्राई करते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि डीप लर्निंग का मतलब है अपना स्वीट स्पॉट ढूंढना, जहां आप किसी चीज को करने का बेस्ट तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप क्या जानते हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों में एक फ़र्क है। लर्निंग का मतलब बस इन्फॉर्मेशन हासिल करना नहीं होता है, बल्कि ये पता करना होता है कि जो आपने सीखा है उसे आप यूज़ कैसे करोगे। इसलिए डीप प्रैक्टिस का सीक्रेट है उन एक्टिविटीज़ को करना जिन्हें आप नॉर्मली अवॉइड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो मुश्किल होता है। याद रहे, आप किसी चीज़ को पाने के लिए जितना स्ट्रगल करोगे उतना ही आपको उसे पाने की कोशिश करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में गलती करना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी स्किल को बनाने का बेस्ट तरीका है टारगेटेड मिस्टेक फोकस्ड प्रैक्टिस यूज करना। ये मेथड आपको कोई एक्टिविटी करने, अपनी गलती एक्सेप्ट करने, फिर से कोशिश करने और इस साइकिल को रिपीट करने का मौका देता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रगल करना पड़े तो कोई टेंशन की बात नहीं, पूरे पैशन के साथ प्रैक्टिस करो और इसे कंटिन्यू रखो, क्योंकि कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम चाहिए। ये इतना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना इरादा पक्का कर लो तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम भी इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस जिसे माइलिन कहा जाता है, आपको अपनी डेली प्रैक्टिस को इकट्ठा करके एक साथ रखने में हेल्प करता है। ये ऐसे ही काम करता है, जब आप चलते हो तो आपका ब्रेन पूरे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है। ये बॉडी को उन एक्शंस को पहचानने में हेल्प करता है जो आपने किए हैं। एक बार सिग्नल अलग अलग नर्व फाइबर्स के जरिए ट्रैवल करता है तो माइलिन उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लेता है, उनकी ताकत, स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। सिंपल टर्म्स में माइलिन आपकी बॉडी को किसी चीज़ को तुरंत प्रोसेस करने या रिएक्ट करने के लिए सिग्नल को बढ़ाता है। इमेजिन करो कि नर्व फाइबर स्पेगेटी जैसा धागा है और माइलिन गर्म पानी है। जब आप स्पेगेटी को बिना तेल डाले गर्म पानी में उबालते हो तो वो आपस में चिपक जाते हैं और एक मोटा धागा बन जाता है। माइलिन के काम करने का यही तरीका है। ये नर्व फाइबर्स को कंबाइन करता है, यानी जोड़ता है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो धागा और मोटा होता जाता है। डॉक्टर जॉर्ज बार्टोज़कीज़ न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जिनका कहना है कि माइलिन ही मेन कारण है हमारी टॉकिंग, रीडिंग और लर्निंग स्किल्स के लिए। यही है वो जो हमारे ब्रेन को फंक्शन करने और हमें इंसान बनने में हेल्प करता है। इसे एक सर्किट की तरह इमेजिन करो। जब आप क्रिसमस की लाइट जलाते हो तो बल्ब एक एक करके जल उठते हैं, जब तक कि सारे बल्ब न जल जाएं और चारों तरफ रोशनी न फैल जाए। जब आप कुछ करते हो तब भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपका ब्रेन सिग्नल भेजना शुरू करता है और फिर माइलिन सिग्नल्स कलेक्ट करता है और प्रोसेसिंग में तेज़ी लाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल टेप जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह आप भी स्किल्स हासिल करते हो जब आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम आपके पहले एक्शन को अनकॉन्शियसली प्रोसेस करता है। ये इनपुट और आउटपुट अप्रोच को एक्सप्लेन करता है। इनपुट एक्शन में आपके सेंसेस और डिसीजन मेकिंग शामिल है। इसका एक एग्जाम्पल है बॉल को देखना, रैकेट को फील करना और हवा में रैकेट को घुमाने का डिसीजन लेना। जबकि प्रोसेस में आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम शामिल होते हैं, इसमें सिग्नल्स का भेजा जाना और स्पेगेटी जैसे नर्व फाइबर्स का कलेक्शन होता है। नर्वस सिस्टम के इन सबको प्रोसेस करने के बाद आपको सिग्नल मिलता है और तब आप कुछ परफॉर्म करते हो।
आउटपुट तब होता है जब आप एक कदम उठाने के लिए अपनी बॉडी को हिलाते हैं, अपने हिप्स को टर्न करते हैं और अपने हाथों को यूज़ करते हैं। अगर आपने मसल मेमोरी के बारे में सुना है तो इसका मतलब होता है आपकी बॉडी का प्रोसेस्ड सिग्नल। ये सिग्नल तुरंत पहचान लिए जाते हैं क्योंकि आपके मसल्स उस एक्शन को तुरंत याद कर सकते हैं। ये पहचान माइलिन के काम का इफेक्ट है जो नर्व फाइबर्स को एक स्पेसिफिक स्किल के लिए इकट्ठा करती है। इस तरह आपके लिए फिर किसी एक्शन को याद करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही तैयार होगा और तब आप वो स्किल ऑटोमेटिकली कर पाएंगे। एक सिंपल एप्लीकेशन में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके आप थोड़ी थोड़ी फाउंडेशन बनाते जाते हैं जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये इफेक्ट किसी चीज़ पर काम करने, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने, रिजल्ट्स को कंपेयर करने और आउटपुट को कंबाइन करने के फीडबैक लूप से आता है। डीप प्रैक्टिस का मतलब है जाने पहचाने एक्शन को चंक करना। चंकिंग का मतलब है अलग अलग एलिमेंट्स या इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल फ्रेमवर्क में ग्रुप करना। ये कुछ इस तरह है जैसे आप किसी अनजाने रूम को एक्सप्लोर कर रहे हो। आप अपने आसपास देखने से शुरुआत करते हो, किसी टेबल से टकराते हो, रुक जाते हो, सोचते हो और फिर से स्टार्ट करते हो। आप उस रूम में नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हो। आपसे कई गलतियां भी होती है क्योंकि आप पहली बार रूम को एक्सप्लोर कर रहे हो। जल्द ही ये एक्सपीरियंस आपके लिए familiar यानी जाना पहचाना हो जाता है और आपका माइंड एक मेंटल मैप बनाना स्टार्ट कर देता है जो उन्हें पहचानता है। आप फर्नीचर की पोजीशन और उस रूम में रखी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। अगली बार जब आप उस रूम में जाओगे तो आपको उस रूम में रखी चीज़ें जानी पहचानी लगेंगी और आप आराम से रूम में घूम पाओगे। चंकिंग को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, आप टास्क को पूरे का पूरा देखते हो। सेकंड, आप उसे छोटे छोटे चंक्स यानी हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। थर्ड, आप अपनी स्पीड कम करते हुए एक्शन लेते हो और फिर अपनी स्पीड बढ़ा देते हो। इसलिए डीप प्रैक्टिस तब स्टार्ट होती है जब आप टास्क के कंटेंट को एक्सप्लोर करते हो। याद रखो कि ये सिर्फ किसी टास्क को पूरा करने के बारे में नहीं है। डीप प्रैक्टिस का मतलब है उस टास्क में मास्टर बनने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करना। इसके अलावा मास्टरी तब आती है जब आप किसी एक एक्शन को रिपीट करते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन और बॉडी उन चंक्स को पहचान लेता है जो आपने जमा किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब आप ट्यूसडे शब्द पढ़ते हो तो ये जाना पहचाना चंक है। इस वर्ड में 7 लेटर्स है जो इसके छोटे छोटे चंक्स है। अल्फ़ाबेट के इन छोटे छोटे चंक्स को दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ मिलाकर नया वर्ड बनाया जा सकता है। सिंपली बोले तो लेटर टी, यू, ई, एस, डी, ए और वाई छोटे चंक्स हैं जो आपके डेली पढ़ते समय आते हैं, जिससे आपके लिए उन्हें पहचानना आसान हो जाता है, फिर चाहे वो डिफरेंट पैटर्न के वर्ड्स ही क्यों ना हों। जैसे एग्जाम्पल के लिए माउंट एवरेस्ट, इसमें लेटर टी, यू, ई, एस पहले से ही आपके जाने पहचाने हैं, तो आपको उन्हें पहचानने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा आप एक नया वर्ड पढ़ते हो और दूसरे लेटर्स जैसे एम, ओ, एन, वी और आर सीखते हो, जिन्हें आप अगली बार कोई दूसरा वर्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपने अपनी रीडिंग स्किल्स को चंक्स की पैकिंग और अनपैकिंग के जरिए हासिल किया है। आप उन्हें हर जगह कंबाइन करते हो और बिखेर देते हो। आप पैटर्न को देखते हो और उसे पहचानने लगते हो। डीप प्रैक्टिस का एक और फॉर्म है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब किसी को या किसी चीज़ को मॉडल की तरह लेना। इस केस में आप खुद को ऐसी सिचुएशन में रखते हो जहां आप अपने मॉडल की तरह ही एकदम एक्सीलेंट परफॉर्म करते हो। इमिटेशन अनकॉन्शियसली भी की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कैरोलिन जी को ले सकते हैं, जो 8 साल की टेनिस प्लेयर है और अपनी उम्र के प्लेयर्स में टॉप मानी जाती है। वो टेनिस में तो एक्सीलेंट है ही, लेकिन एक हाथ से बैकहैंड यूज करना उसे बाकी प्लेयर्स से खास बनाता है। टेनिस चैंपियन रॉजर फेडरर सिग्नेचर स्ट्रैटेजी यूज करते थे। कैरोलिन फेडरर के बहुत बड़े फैन थी और जब भी मौका मिलता उनका गेम जरूर देखती। कैरोलिन ने फेडरर को अपना सिग्नेचर बैकहैंड यूज करते बहुत बार देखा था, इसलिए उसने अनकॉन्शियसली यानी अनजाने में उनकी स्ट्रैटेजी अपने गेम में इमिटेट यानी उसकी नकल कर ली थी। और इस तरह से कैरोलिन ने ऑब्जर्व, अप्लाई, प्रैक्टिस और रिपीट करते करते एक हाथ वाला बैकहैंड सीख लिया। टाइम के साथ उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती चली गई और फेडरर का इन्फ्लुएंस एक फैक्टर था जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया। प्राइमल क्यूज। डीप प्रैक्टिस में टाइम लगता है। इसमें एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट भी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं तो आपके अंदर एनर्जी, पैशन और कमिटमेंट नहीं आ पाएगा। इसलिए इग्निशन का इसमें एक रोल होता है। इग्निशन आपको वो एनर्जी देता है जिससे आप डीप प्रैक्टिस करते रहें, जबकि डीप प्रैक्टिस प्रोग्रेस करने के लिए आपकी एनर्जी को यूज करेगा। इग्निशन एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करता है।
इसका एक एग्जाम्पल है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं वाला माइंडसेट। ऑक्सफोर्ड मेडिकल स्टूडेंट रॉजर बैनिस्टर वो पहले रनर थे जिन्होंने 1 माइल 4 मिनट से कम टाइम में पूरा किया था। ये एक अचीवमेंट थी जो दूसरे रनर्स के लिए मोटिवेशन बन गई। ऑस्ट्रेलियन रनर जॉन लैंडी ने भी बैनिस्टर के रिकॉर्ड बनाने के कुछ हफ्तों बाद इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। फिर 17 और रनर्स ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ा। ये इवेंट इग्नाइटेड मोटिवेशन का एग्जाम्पल है। ये उस चेंज की तरफ इशारा करता है जो हुआ क्योंकि रनर्स दूसरे रनर से मोटिवेट हुए थे। 4 मिनट माइल ने दूसरों को एक क्लियर सिग्नल दिया कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखा भी दिया। इसलिए इग्निशन का मतलब है सिग्नल्स और फोर्सेस का सेट जो आपके आगे की तरफ पुश करता है। इसका एक और एग्जाम्पल है अपने आइडियल फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना। जब आप किसी एक्सीलेंट परफॉर्मर को देखते हैं तो आप भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। ये अचानक से जागी हुई इच्छा अपने गोल पर फोकस करने और उसे अचीव करने के लिए आपकी मोटिवेशन बन जाती है। चलिए वापस क्लेरिसा की स्टोरी पर चलते हैं, वो यंग म्यूजिशियन जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। उसकी टीचर क्लेरिसा को द गोल्डन वेडिंग का क्लासिक वर्जन बजाना सिखा रही थी, लेकिन लेसन ठीक से हो नहीं पा रहा था। फिर टीचर ने डिसाइड किया कि वो उसे उस गाने का जैज वर्जन देंगे। टीचर ने पहले क्लेरिसा के लिए गाना बजाया और अचानक कुछ अमेजिंग हुआ। क्लेरिसा को जैज वर्जन बेहद पसंद आया और अचानक वो इसे अपने क्लैरिनेट के साथ बजाने के लिए इंस्पायर हुई। क्लेरिसा ने जैज वर्जन और जिस तरह उसकी टीचर ने वो गाना बजाया था, उसके प्रति एक गहरा इमोशन फील किया। इसने क्लेरिसा को खुद को एक परफॉर्मर के तौर पर देखने के लिए इंस्पायर किया, जिसकी वजह से वो पूरे पैशन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट हुई। सिंपल टर्म्स में कहें तो इग्निशन का मतलब है वो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जो आपके सामने आते हैं। जब तक कोई क्यू यानी साइन आपको अपनी एनर्जी किसी टास्क पर उड़ेल देने के लिए ट्रिगर नहीं करेगा, आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। एक कॉन्सेप्ट है स्क्रूजेस प्रिंसिपल, यानी स्क्रूज का प्रिंसिपल बताता है कि इंसान के अंदर एनर्जी का भंडार होता है और ये उसके अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ये एनर्जी का नेचुरल बैंकर है जो छुपा हुआ और बंद रहता है जबकि इन्हें ट्रिगर न किया जाए। इसका मतलब कि डायरेक्ट मोटिवेशन काम नहीं करती, क्योंकि तिजोरी को ट्रिगर का सही कॉम्बिनेशन चाहिए। इन साइंस में अपनेपन की भावना, किसी करीबी या खास इंसान को खोना, पीछे छूट जाना और सिक्योरिटी की फीलिंग जैसी चीजें शामिल हैं। ये क्यूज किसी को बेटर बनने के लिए ट्रिगर कर सकते हैं, जो इग्निशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार लोग अपनी मोटिवेशन को मैनिपुलेट करके भी खुद को कोई काम करने के लिए इग्नाइट कर सकते हैं। इस तरह से आप खुद मोटिवेशन को इग्नाइट करते हैं। इसलिए इग्निशन रूल्स फॉलो करने के लिए डिज़ाइन नहीं है। ये आपको काम करने, मोटिवेट होने और अपनी एनर्जी किसी टास्क पर अप्लाई करने के लिए ट्रिगर करता है। ये आपको इफ़ेक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। आप गलतियां करेंगे पर कोई बात नहीं। इग्निशन का मतलब ये भी है कि अपने मोटिवेशन के ट्रिगर क्यूज के साथ एक्सपेरिमेंट करना, जो आपको खुद को और बेहतर तरीके से जानने में और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करेगा। हाउ टू इग्नाइट अ हॉट बेड। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ट्रिगर क्यू से इग्निशन के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम अनप्लान्ड मोटिवेशन के बारे में सीखेंगे, जिसे प्योर इग्निशन भी कहा जाता है। प्योर इग्निशन वो आर्ट और साइंस है जो बिना किसी के सपोर्ट के एकदम नीचे से एक टैलेंट हॉट बेड क्रिएट करता है। यहाँ आप एकदम स्क्रैच से शुरुआत करते हो और आपकी मोटिवेशन पता नहीं कहीं से भी इग्नाइट हो जाती है। आपको उम्मीद भी नहीं होती कि ऐसा कुछ होगा। प्योर इग्निशन का एक एग्जाम्पल हम माइक फाइनबर्ग और डेव लेविन की स्टोरी से ले सकते हैं। माइक और डेव एक पब्लिक स्कूल में सेकेंड ईयर के टीचर थे। अपने स्कूल सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश में कई बार फेल होने के बाद दोनों अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स का अस्त व्यस्त माहौल चेंज करने की कई बार कोशिश की, पर नाकाबिल मैनेजमेंट, अनसपोर्टिव पेरेंट्स, बदतमीज स्टूडेंट्स और रूल्स और रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो ना करना, इन कारणों की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। आखिर थक हारकर माइक और डेव ने डिसाइड किया कि वो अब स्कूल सिस्टम से अब नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय वो खुद का स्कूल खोलने का फैसला लिया, जिसका नाम रखा नॉलेज इज पावर प्रोग्राम या KIPP। इस स्कूल का मकसद था अच्छे टीचर्स, ज़्यादा पेरेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के साथ एक नया सिस्टम बनाना। इस स्कूल को लेकर माइक और डेव को कॉफ़ी पीते पीते अचानक से आइडिया आया था।
KIPP एक एलिमेंट्री स्कूल के कोने में सिर्फ एक कमरे के साथ शुरू हुआ था, लेकिन माइक और डेव को इस दौरान एक और फेलियर का सामना करना पड़ा। उनका बेस्ट टीचर्स ढूंढना, अच्छा सिलेबस प्लान करना और टीचिंग टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करना और मैनेजमेंट क्रिएट करने का आइडिया सब कुछ एकदम वेस्ट चला गया, जिसके चलते उनका पूरा प्लान ही चौपट हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माइक और डेव ने ओल्ड फैशन स्कूल सिस्टम को अप्लाई करके और उसे अपने इनोवेटिव टेक्निक से मिलाकर दोबारा कोशिश की। अपने गोल को अचीव करने के लिए वो मेहनत करते रहे, जो था स्टूडेंट्स को कॉलेज में लाना। माइक और डेव ने क्लासरूम में अपना स्लोगन भी चिपका दिया, वर्क हार्ड बी नाइस, जिसने KIPP स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर किया। स्टूडेंट्स लेसन में पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे और ज्यादा इंटरैक्ट भी करने लगे। उन्हें कड़ी मेहनत करना और अपने गोल्स को अचीव करना सिखाया जाता था। KIPP स्टूडेंट्स को अच्छा बनने के लिए एनकरेज किया जाता था। इस तरह से उनका बिहेवियर और नॉलेज दोनों इंप्रूव होने लगे। कुल मिलाकर पढ़ाने के इन इनोवेटिव मेथड्स ने स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट किया और उनकी एनर्जी को इग्नाइट किया, ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ें और बाद में कॉलेज भी ज्वाइन करें। इसलिए KIPP स्टूडेंट्स ने स्कूल में हाई लेवल का डिसिप्लिन डेवलप कर लिया था। माइक और डेव के लिए भी एक लंबा सफर शुरू हो गया था। उन्हें नए नए आइडियाज आते रहते, जिन्हें वो अपने स्कूल में अप्लाई करते थे। इसके अलावा वो ये भी ऑब्जर्व करते थे कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है और फिर उन्हें हटा दिया जाता था। कुछ वक्त बाद उनकी मेहनत रंग लाई। KIPP स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर्स में हर साल इजाफा हो रहा था। स्कूल को कई लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा था। कई यंग टीचर्स ने भी अपना KIPP स्कूल खोलना शुरू कर दिया। अब KIPP स्कूल ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करता था जो अपने शहर में बेहतर सीख रहे थे और हाई स्कोर अचीव कर रहे थे। इससे KIPP स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल जाता था। माइक और डेव की मोटिवेशन तब इग्नाइट हुई जब वो बैठकर कॉफी पीते पीते सोच रहे थे। ये अचानक से उनके दिमाग में आया था। सेम सिचुएशन KIPP स्टूडेंट्स के साथ भी हुई। ये स्लोगन नहीं था जिसने उन्हें मोटिवेट किया था, बल्कि कारण था कि वो अचानक टीचर्स के प्रति रिस्पॉन्सिव हो गए थे और लर्निंग एक्टिविटीज में ध्यान देने लगे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि KIPP स्कूल ने स्टूडेंट्स को ये एनकरेज करके कि वो कॉलेज जा सकते हैं, उनका खुद को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। ये इग्निशन के ट्रिगर क्यूज से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ट्रिगर क्यूज प्योर इग्निशन के बिना मौजूद ही नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से माइक और डेव ने खुद का स्कूल खोला था। द टैलेंट विस्परर्स, यानी ऐसे लोग जो स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को सेंस कर लेते हैं, यानी उन्हें भांप लेते हैं और उन्हें डेवलप करते हैं। ये वो कोचेस और टीचर्स होते हैं जो देखते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है और क्या करना है। साथ ही वो अपने गोल को अपने टोन, जेस्चर, देखने के तरीके और रिदम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। टैलेंट विस्परर्स सीधे और सटीक सिग्नल भी देते हैं। हैंस जेनसन एक फेमस सेलो टीचर ऐसे ही टैलेंट विस्परर हैं। उन्होंने अपने 2 स्टूडेंट्स सांगी और विटनी डेल्फोस को एक अलग मेथड से सिखाया था। सांगी 18 साल का सेलो म्यूजिशियन था जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान ड्वोराक कॉन्सर्ट प्ले किया करता था। एक आम इंसान को सांग का सेलो बजाना एकदम परफेक्ट, क्लीन एंड फास्ट लगेगा, लेकिन एक कोच को अलग लगता है। जेनसन उसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वो सांग से कुछ इंच दूर जाकर खड़े हो गए और अपने हाथ हिलाते हुए चिल्लाए, अब। जेनसन ने जोर से चिल्लाकर सांग को ट्रिगर किया था, बस शुरू हो जाओ, तुम्हें जो करना है अभी करना है। प्रेशर में आकर सांग काफी खराब तरीके से सेलो बजाने लगा, लेकिन जेनसन थोड़ा आगे की तरफ झुके और कहा कि वो सांग की आंखों में देख सकते हैं कि वो सेलो खराब इसलिए बजा रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे सेलो बजाना है। फिर जेनसन ने कहा, ज्यादा सोचो मत, बस बजाओ, अभी। फिर सांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और सेलो बजाने लगा, जबकि जेनसन उसकी परफॉर्मेंस सुनते रहे और उससे कहा कि वो बस सेलो बजाता जाए। सांग ने पीस खत्म किया और जेनसन को धन्यवाद दिया। बेसिकली जेनसन ने सांग को कहा था कि वो इमोशन के साथ सेलो बजाए, सिर्फ इसलिए ना बजाए कि उसे बजाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट थी विटनी डेल्फोस, जो 20 साल की सेलो प्लेयर थी और सांग से ज्यादा नर्वस थी, इसलिए जेनसन ने उसे पहले रिलैक्स फील कराया। वो उसे देखकर मुस्कुराए और बड़े फ्रेंडली तरह में उसे हेलो कहा। जब विटनी रिलैक्स्ड हो गई तो जेनसन ने उसे सेलो बजाने के लिए कहा। जब विटनी ने बाख का कॉन्सर्ट प्ले किया तब जेनसन चुपचाप सुनते रहे। उसने सांग से भी ज्यादा खराब बजाया था। उसने कुछ नोट्स मिस कर दिए थे और फास्ट पैसेज का रिदम भूल गई थी। विटनी एकदम परेशान आंखों से पीस खत्म किया, जबकि जेनसन आगे की तरफ झुके और बोले, तुम्हें इसमें डूबना होगा।
विटनी कंफ्यूज हो गई कि उनका क्या मतलब है। तो फिर जेनसन ने बताया कि उसे पूरा पीस डुबोना होगा। इसका मतलब था कि विटनी को उसमें डूबना होगा क्योंकि वो उस पीस के रिदम और ट्यून पर ध्यान दिए बिना ही सेलो बजा रही थी। तो इसलिए जेनसन ने विटनी को कहा कि वो माइंड यूज करते हुए प्रैक्टिस करे। विटनी ने भी सांग की तरह आंखें बंद कर ली। अब वो सेलो प्ले करते वक्त पीस का हर सेक्शन इमेजिन कर पा रही थी। विटनी की परफॉर्मेंस अब पहले से ज्यादा अच्छी सुनाई दे रही थी। इसलिए जेनसन एक इफेक्टिव सेलो टीचर है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को समझते हैं। वो उनकी डीप प्रैक्टिस को इग्नाइट करने के लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। जेनसन सिर्फ बोलकर उन्हें नहीं सिखाते कि उन्हें सेलो कैसे बजाना चाहिए। सांग को अपने गाने में ज्यादा इमोशन लाने की जरूरत थी, इसलिए जेनसन ने राइट क्यूज ट्रिगर किए। जबकि विटनी को उस पीस के लिए लर्निंग स्ट्रैटेजी की जरूरत थी, तो जेनसन ने उसे कहा कि वो पीस को ऐसे अब्जॉर्ब कर ले जैसे वो मेडिटेशन कर रही हो। कुल मिलाकर जेनसन की टीचिंग स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रही और इसने उनके दोनों स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करने में हेल्प की। जेनसन अपने स्टूडेंट्स को पूरे एफर्ट से सिखाने का माइंडसेट लेकर चलते थे। वो उन्हें वो सब कुछ देते थे जो स्टूडेंट्स को सीखने के लिए चाहिए। वो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक जैसा ट्रीट करते थे। इसलिए जेनसन उस तरह के टीचर थे जो बेसिक्स पर ज्यादा फोकस करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स की स्किल इंप्रूव करके उन्हें बेटर परफॉर्म करने के लिए ऐसे ही हेल्प करते रहते थे। टीचिंग भी एक स्किल है। इसमें डीप नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस को कंबाइन किया जाता है। रॉन गैलेमोर नाम के एक प्रोफेसर टीचिंग स्किल्स को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि टीचिंग का मतलब स्टूडेंट्स को ये बताना नहीं है कि उन्हें क्या करना है, बल्कि टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट्स की डीप नॉलेज को अप्लाई करके उनके एफर्ट्स को पहचानने के बारे में है। जो ग्रेट टीचर्स होते हैं वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए और उन्हें मास्टरी अचीव करने में हेल्प करने के लिए करते हैं। वो राइट सिग्नल्स भेजते हैं जो स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को इग्नाइट करता है और उनकी ग्रोथ को फ्यूअल देता है। टीचर्स ज़्यादातर कोचिंग भी यूज़ करते हैं। कोचिंग में स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच लंबी और गहरी बातचीत करना शामिल है। इससे दोनों साइड को बात करने के साथ साथ एक दूसरे की कैपेबिलिटी जानने का मौका मिलता है, जिससे टीचर्स को सिग्नल्स और रिस्पॉन्स का सीरीज क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। एक बार ये तैयार हो जाए तो टीचर्स इसके बाद बातचीत को एक शेयर्ड गोल की तरफ ले जाते हैं। उन्हें अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटी का स्वीट स्पॉट मिल जाता है और वो उसके लिए राइट सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह स्टूडेंट राइट लर्निंग मेथड के साथ राइट गोल की तरफ बढ़ने लगता है। मास्टर कोच के टीचिंग मेथड के 4 वर्च्यू या गुण होते हैं। फर्स्ट है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है एक सेटिंग में अलग नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस को अप्लाई करना। मास्टर कोच की डीप नॉलेज को एक ग्रिड स्ट्रक्चर में तैयार किया जाता है। वो अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से उन्हें यूज़ करने को रेडी रहते हैं। गैलेमोर एक्सप्लेन करते हैं कि एक ग्रेट टीचर अपने स्टूडेंट्स को डीपर लेवल ऑफ लर्निंग की तरफ ले जाता है। ये उनका अपना तरीका होता है किसी की काबिलियत जानने का और ये पता करने का कि वो स्टूडेंट्स को उसे मास्टर करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। एक ग्रेट टीचर ग्रिड के मटेरियल के बारे में भी सोचते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज सिखाने का बेस्ट तरीका सोचते रहते हैं। सेकंड गुण है परसेप्टिवनेस, यानी इनर क्वालिटीज को समझने की एबिलिटी। मास्टर कोच अपनी आंखों को कैमरा की तरह ट्रेन करते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके उनकी ताकत और कमजोरी पता करते हैं। इस तरह मास्टर कोच अपने कम्युनिकेशन को कस्टमाइज करते हैं कि वो उनके स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी के हिसाब से फिट हो सके। तीसरा गुण है जीपीएस रिफ्लेक्स। कोच कई इन्फॉर्मेशन देते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग तरह से डिलीवर करते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते प्लीज, क्या तुम्हें लगता है कि, या इस बारे में क्या ख्याल है। मास्टर कोच किसी जीपीएस ट्रैकर की तरह कमांड देते हैं। आप अक्सर उन्हें कहते सुनेंगे नाउ या ऐसा करो, इसका मतलब कि आपको ये करना है। जैसे जीपीएस कहता है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट या गो स्ट्रेट, मास्टर कोच भी अपने स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप कमांड देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक वॉइस कोच कुछ यूं कहेगा, गाना जल्दी जल्दी चलता है तो तुम भी जल्दी करो, हर लाइन के एंड में इस टेक्निक को ऐड करो, या एंडिंग को ऐसे पूरा करो जैसे किसी बलून से हवा निकल रही हो। जब कोच इस तरह से कमांड देते हैं तो स्टूडेंट को उन्हें फॉलो करना चाहिए। इस तरह उन्हें हर स्टेप में गाइडेंस मिलती रहेगी जो उन्हें इम्प्रूव करने का ज्यादा मौका देगी। फोर्थ और लास्ट गुण है थिएट्रिकल ऑनेस्टी। ये गुण गलतियां बताने के बारे में है।
स्टूडेंट्स तब तक नहीं सीखेंगे जब तक कि कोच पूरी ईमानदारी के साथ उनकी गलतियां नहीं बताएंगे, इसलिए ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कभी वो ऊंची आवाज़ में समझाते हैं, कभी आवाज़ नीची करके, और कभी सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके स्टूडेंट पर कौन सा तरीका काम करेगा। कंक्लूजन। फर्स्ट, आपने जाना कि आप किसी टास्क को करके, गलतियां एक्सेप्ट करके, उन्हें करेक्ट करने के बाद फिर से कोशिश करके अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ सकते हो। इस तरह आप लर्निंग के अलग अलग मेथड सीख पाओगे। आप इनइफेक्टिव मेथड को हटाकर इफेक्टिव मेथड को इम्प्रूव कर पाओगे। सेकेंड, आपने सीखा कि आपकी जो भी स्किल्स होती है उसके पीछे आपके नर्व फाइबर्स और सेल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे माइलिन कहते हैं। आप जितना ज़्यादा सिग्नल्स क्रिएट करते हो उतना ही आपका माइलिन मोटा होता जाता है और उतना ही फास्ट आप सीख पाते हो। थर्ड, आपने जाना कि बड़े या मुश्किल स्किल्स को छोटे और अचीवेबल चंक्स में बांटो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप छोटे स्टेप से शुरुआत करो, फेलियर को एक्सपीरियंस करो और उनसे लर्न करो, सीखो। फोर्थ, आपने समझा कि अगर कोई और कोई चीज़ कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। ये ट्रिगर क्यूज में से एक है जो आप अपनी मोटिवेशन को इग्नाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हो। फिफ्थ, आपने जाना कि कुछ क्यूज अचानक आ जाते हैं। आप उस आइडिया को नोटिस नहीं करते जो आपके माइंड में अचानक से आ जाता है, जो है। सिक्स्थ और सेवन्थ, आपने जाना कि मास्टर कोच आपको ये नहीं सिखाते कि ये करो वो करो, बल्कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देकर सिखाते हैं। साथ ही आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो अपनी टीचिंग मेथड्स को कस्टमाइज करते हैं। जो स्किल्स आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे, उन्हें अचीव करने के लिए आपको ये टैलेंट कोड्स अप्लाई करने होंगे। गलती करने से मत डरो, उनसे सीखो और प्रैक्टिस करते रहो। मोटिवेट होने के लिए राइट इग्निशन ढूंढो, एक अच्छे कोच की हेल्प लो। याद रखो कि आप किसी भी चीज़ में ग्रेट बन सकते हो। कुछ ऐसा करो जो मीनिंगफुल हो और जो आपकी लाइफ को वैल्यू ऐड कर सके। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।